धार जिले के धर्मपुरी में सकल पंच राठौर समाज द्वारा केशव माधव बिलवा मृतेश्वर महादेव गौशाला में स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी संघ अध्यक्ष बने अरविंद राठौर का समाज के पदाधिकारियों और वरिष्ठ जनों ने शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला से स्वागत कर सम्मान किया। वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नवनिर्वाचित व्यवस्थापक संतोष राठौर एवं वरिष्ठ जगदीश राठौर व एडवोकेट शांतिलाल राठौर, विधायक नपा प्रतिनिधि पप्पू राठौर और गौशाला में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिवेश राठौर का स्वागत सत्कार कर सम्मान किया गया। सम्मान के पूर्व सभी पदाधिकारियों ने गौशाला परिसर में पौधारोपण कर गौमाताओं को गौग्रास खिलाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाज के संरक्षक कमलेश राठौर ने कहा कि समाज के युवाओं और वरिष्ठों को व्यापारी संघ एवं एडवोकेट और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में विधायक प्रतिनिधि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर होना समाज के लिए गर्व की बात है। सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बधाई देकर शॉल, श्रीफल एवं पुष्पमाला से अवगत कराकर सत्कार समाज ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। अयोध्या समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने आज अपने सांसद पिता अवधेश प्रसाद के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया है। आज अजीत प्रसाद ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी में करार प्रहार करते हुए कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी डरी हुई है। अगर बीजेपी से टक्कर होती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार मिल्कीपुर क्यों आती, 16 मंत्रियों की फौज क्यों उतारती। सपा मिल्कीपुर में इतिहास रचने जा रही है। अवधेश प्रसाद आज अपने बेटे का नामांकन दाखिल करने से पहले गुप्तार घाट पंचमुखी महादेव हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पूजा पाठ मंदिर दर्शन में उनको आस्था है, मंदिर दर्शन पूजा पाठ से उनको विजय मिलती है। वहीं उनके पुत्र प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि हमने राम जी, शिव जी, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। मुझे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। बीजेपी ने कल प्रत्याशी घोषित किया। जब उनके पास प्रत्याशी ही नहीं तो चुनाव क्या लड़ेंगे। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। सपा बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। अजीत प्रसाद के नामांकन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन मौजूद रहे। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैंने अभी राम जी से आशीर्वाद लिया, हनुमान जी से लिया, सूर्य जी का से आशीर्वाद लिया। मैंने नामांकन किया और 2 सेट में मैंने नामांकन किया है। बताइए आगे की रणनीति क्या होगी, जिसे देखा जा रहा है कि पासी में टक्कर है। देखिए, मेरा टिकट तो सितंबर अक्टूबर में ही श्री अखिलेश यादव जी ने, अवधेश प्रसाद जी ने घोषित कर दिया था और मुझे अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित हुआ है। तो जब उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेंगे। पूरी कैबिनेट उन्होंने उतार दी है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रभार ले लिया है। अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात ही करी होती तो ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। चुनौती क्या देखते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या हो? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी विजय की तरफ है। अखिलेश यादव जी की साइकिल और रफ्तार से चल रही है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही रफ्तार पकड़ेगी और तेजी से पकड़ती जाएगी। आपकी रहेगी जितने प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरे विधायक बनने से मैं रोजगार नहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलने जा रहा है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतते ही ये रास्ता 27 का खुलेगा, जब इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। वहाँ पे दलितों का वोट बीएसपी नहीं लड़ रही। मिल्कीपुर की धरती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रही है और किसी से कोई मतलब नहीं। लड़ाई दो में कोई भी नहीं है। अपना काम कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और कुछ नहीं। हमारी तो आस्था है ना, आस्था है, जग जाहिर है। नहीं तो है नहीं, हमारे लिए नहीं तो है नहीं। मैं तो सरयू माता का दर्शन करता हूँ, पंचमुखी महाराज का दर्शन करता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ और गाय माता को चरण छूता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, केला खिलाता हूँ। तो ये आज की नहीं है, ये हमारी आस्था है और इस आस्था को हम कहीं प्रचारित नहीं करते। ये पूजा पाठ का, ये आस्था का हम प्रचारित नहीं करते कि आप लोगों को बुला करके हम इसका प्रचार करें, अखबार में दें। ये आस्था का है, ये दिल से आस्था है। उस हिसाब से हमें विश्वास भी है। हमें विश्वास है जब जब हम करते हैं हमेशा फतेह होता है। तो इस चुनाव में भी हम गए थे और अजीत प्रसाद भी गया था। तो निश्चित तौर से है
फतेह है। बीजेपी की तरफ से भी चंद्रभानु पासवान जो पासी समाज से हैं और आपका भी एक तो वहाँ पे होल्ड माना जाता है और एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है ये पूरी। आप मानते रहो, आप मानते रहो, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। किसी गांव चले जाओ, एक तरफा चुनाव है। और अगर टक्कर होता तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा 6-7 बार ना आते। अगर टक्कर होता 16 मंत्री ना आते। ये टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी मान गई है कि यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीत के इतिहास बनाएगी। जैसे अवधेश प्रसाद ने लोकसभा जीत करके देवतुल्य मतदाताओं की आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से, जैसे अवधेश प्रसाद आज पूरे देश और दुनिया में नाम है, उसी तरह से नाम होगा। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। शक्कर कारखाने की भूमि नीलामी के विरोध में 18 जनवरी से धरना। कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन नीलामी का मामला अब गर्माता जा रहा है। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के कार्यालय पर शक्कर कारखाना बचाओ समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शक्कर कारखाने से जुड़े हुए कई पुराने किसान नेता, कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने जहां कहा, कैलारस शक्कर कारखाना सहकारी नियमों के तहत बनाया गया था, जिसकी भूमि या कोई भी संपत्ति बेचने से पहले सरकार को शेयर होल्डर से बात करनी होगी। ये नीलामी पूर्ण रूप से अवैध और असंवैधानिक है। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं मुरैना कलेक्टर को पत्र लिखकर 7 दिवस में शक्कर कारखाना बेचने की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई है। अगर ये नीलामी नहीं रुकती है तो धरना और आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपना राशन पानी घर से लेकर आएगा। जौरा विधानसभा के प्रत्येक गाँव से 100 लोग आकर धरने पर बैठेंगे। कारखाने के सभी पुराने शेयर धारकों को भी बुलाया जाएगा। किसान नेता द्वारा कहा गया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री मुरैना मंडी में घोषणा करके गए कि कैलारस शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों और युवाओं के साथ धोखा कर कारखाने की जमीन को बेच रहे हैं। शक्कर कारखाने को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, अभी समिति के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, क्या धरना किस प्रकार से दिया? शक्कर कारखाना हमारे जौरा कैलार से नहीं, पूरे मुरैना की एक आर्थिक धुरी हुआ करती थी। एक ऐसा उद्योग हुआ करता था जिससे पूरा ग्रामीण अंचल के घरों में बरसात होती धन्य धान्य की। 2008 से लेके 11 में जब बंद हुआ तो ये स्थिति बनी कि विकास रुक गया। एक तरीके से जो आर्थिक क्रांति थी वो थम गई। हम लगातार इस शक्कर कारखाने को बचाने के लिए और अब चालू कराने के लिए, अब शक्कर कारखाना प्रारंभ करने की हमने बीड़ा उठाया। और ये जो नीलामी घोषणा हुई है 21 तारीख को, उसकी आज हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने एक बैठक करी। महेश दत्त मिश्रा जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, और जो पुराने जितने भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि दिनांक 18 जनवरी से हम यहाँ पर धरना देंगे। लगातार धरना चलेगा हमारा, और उस धरने में फिर हम आगे निर्णय लेंगे कि हमें आगे, हमने तो ये अपेक्षा रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री से और हमारे क्षेत्र के ही नरेंद्र तोमर हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन सबसे हमारे मेंटर हैं हमारे क्षेत्र के, इन सबसे हमने अनुरोध किया है, हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई करें। और ये नीलामी है, इससे कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होगा। और ये ज़मीन है, ये ज़मीन शक्कर कारखाने के लिए जो गन्ना आता था, उस गन्ने के बीज को संरक्षित करने के लिए, उस बीज को बचाने के लिए, बीज का उत्पादन के लिए ये ज़मीन रखी गई थी। अगर ये ज़मीन बिक जाएगी तो बहुत बड़ा शक्कर कारखाने के जो प्रारंभ करने की योजना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार घोषणा करी है, मुरैना में आके घोषणा करी कि हमारे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे इन्होंने अभी बोला, मैं आपको वीडियो भी पहुँचाऊँगा मेरे मीडिया के साथियों को भी, उन्होंने कई बार बोला कि मैं इसमें सरकार की ओर से, तो इससे नीलामी की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे 18 तारीख के धरने से पहले कहीं ना कहीं ये नीलामी रुके और
भुगतान भी हो कर्मचारियों का और शक्कर कारखाना प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनाई जाए। इसके अलावा जब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी तो उज्जैन में शक्कर कारखाना चालू करा रहे हैं, इधर नीलामी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मिलता है। ये विरोधाभास है, जो ये कथनी और करने का अंतर है, यही बात हम कर रहे हैं। और ये बात हम राजनीतिक स्तर से नहीं कर रहे हैं, हमारा ये पूरा गैर राजनीतिक मुद्दा है, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है। और मैंने तो बीजेपी के परिवारजनों से भी अपेक्षा रखी है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम सब एक जाजम पर आकर किसानों के हित की बात करें। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और इस सुनेंगे और कहीं ना कहीं 18 तारीख से हमारा जो धरने की घोषणा है उसके पहले संज्ञान में लेंगे। मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर में आगामी 30 जनवरी से 3 दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत लदूना तालाब स्थित सेवा कुंज परिसर से शुभंकर मटरू मगरमच्छ का अनावरण कर की गई है। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर अदिति गर्ग और विधायक हरिदीप सिंह डंग द्वारा 500 आकाश दीपों को आकाश में उड़ाए गए हैं। आपको बता दें कि जिससे सेवा कुंज परिसर जगमगा उठा। अपने साहित्यिक विरासत को लेकर प्रसिद्ध छोटी काशी नगरी सीतामऊ अपने वैभवशाली संस्कृति का गान करेगी। साहित्य, कला एवं दर्शन क्षेत्र से जुड़ी देश की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में मुख्य आयोजन 30-31 जनवरी व 1 फरवरी को सीतामऊ में होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत देश की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल होंगी। आयोजन को यादगार बनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग दिन कई विधाओं से जुड़े रुचिकर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर अदिति गर्ग, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, स्थानीय जनप्रतिनिधि एसडीएम शिवानी गर्ग, जिलाधिकारी, विकासखंड स्तरीय अधिकारी, बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। आपको बता दें कि सीतामऊ साहित्य सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्रवासियों को पुनः एक बार सीतामऊ के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक समृद्धता का परिचय करवाया गया है। आमतौर पर बड़े शहरों में आयोजित होने वाले इस तरह के कार्यक्रम को पहली बार जिले के सीतामऊ नगर में किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ऐतिहासिक क्षेत्र में हस्तलिखित जानकारियां, तामपत्र जैसी बहुमूल्य ऐतिहासिक विरासत सीतामऊ क्षेत्र में उपलब्ध है। इसका अध्ययन एवं रिसर्च करने देश भर के विद्यार्थी यहां आते हैं। ऐसे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं सीतामऊ क्षेत्र में मौजूद है, जिनका उल्लेख इस साहित्य महोत्सव में किया जाएगा। सीतामऊ नगर को इस आयोजन के दौरान आकर्षक रूप से साज सज्जा की जा रही है। पूरे भारत में एक पहचान है। आज यहाँ पर हमें गर्व कहते हुए होता है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो हमारी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और उसका इतिहास हमें मालूम है कि यहाँ पर पूरे दुनिया के शोधकर्ता यहाँ पर आते हैं, पर कहीं ना कहीं इसको प्रचार की जो आवश्यकता थी, आज हमें गर्व है कि सब शासन प्रशासन ने डॉक्टर मोहन जी यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में आज हमारा साहित्य महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। आज उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई है और 30-31 को यहाँ पर शोधकर्ता और बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर आएंगे। और ये मेरे लिए नहीं, या अकेले के लिए नहीं, या क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हमारे लिए गर्व की बात है कि यह प्रोग्राम हमारी छोटी काशी और लदूना में हो रहा है। और ऐतिहासिक धरोहर जो यहाँ पर कई वर्षों से थी, उसको पहचानने का एक नक्शा में जो अंकित है, हमारा लदूना ये महल है, ऐसे कई जगह है, हमारा धर्मराजेश्वर है, ऐसे कई स्थान है जो देखने को हमें मिलेंगे और जानने का मौका पूरी दुनिया को मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ पूरे शासन प्रशासन को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, कि ऐसे कार्यक्रम हमें यहाँ पर देने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कितने दिनों तक आयोजन? पत्रकारों को भी बधाई कि हमेशा सहयोग देते हुए ऐसे माहौल में हमारी ऊर्जा बढ़ाने आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों तक आयोजन होगा? ये करीब 3 दिन होगा और 30-31 को मेन प्रोग्राम है, 28 को यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और 30-31 का मेन प्रोग्राम है। यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम है और आगे को लेकर भी इस प्रोग्राम को लेकर क्या? जी, मंदसौर पर्यटन समिति द्वारा 3 दिवसीय सीतामऊ लिटरेचर फेस्टिवल, मतलब कि सीतामऊ का साहित्य और इतिहास का महापर्व आयोजित किया जा रहा है। ये इसकी दिनांक 30-31 जनवरी और 1 फरवरी होगी। कुछ ही दिनों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग शुरू कर देंगे। देश प्रदेश से कई विख्यात कलाकार, लेखक, इतिहासकार और ऑथर्स, राइटर्स सभी इस परिचर्चा और संगोष्ठी में शामिल होंगे। और आप सभी लोगों के आपके माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि
आएँ, आगे आके सीता मऊ लिटरेचर फेस्टिवल में जुड़ें। ये अपने आप में एक पहली बार किए जाने वाला इवेंट है। हम लोग ये हर साल करने की एक परंपरा कायम करना चाहते हैं और ज़िले में जो पर्यटन के स्थल हैं, जैसा कि आप एक विशेष स्थल मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको और लोगों के लिए सुगम और आकर्षक बनाने की प्रयास है। मैं पहले क्या देखा जाए कि सीतामऊ मंदसौर जिला अभी तो पर्यटन को लेकर काफ़ी यहाँ पर साहित्य को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें घटना में संस्था में आए दिन शोध होते रहते हैं। पांडुलिपियाँ भी यहाँ पर है, तो आगे ये क्या उसको भी इनमें शामिल किया जाएगा? जी, ये जो सीता मऊ साहित्य और इतिहास का महोत्सव है, ये नटनागर शोध संस्थान के साथ ही उनके पार्टनरशिप में ही किया जा रहा है और जो शोध संस्थान के साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, ये सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। ये 3 दिवसीय उत्सव यहाँ के लोगों की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास और यहाँ की जितने भी पुरातात्विक स्थान हैं उन सभी को हाईलाइट करने के लिए, उनको एक तरीके से देश के नक्शे पे उतारने के लिए, उभारने के लिए किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म सोसाइटी है, जो ये लिटरेचर फेस्टिवल करा रही है, ये हर साल आगे भी ये ऑर्गेनाइज कराती है। धन्यवाद। थैंक यू। खाचरोद में नंदराज गौशाला लेकोड़िया में भ्रष्टाचार के खिलाफ संतों ने उठाई आवाज। गौमाता के नाम पर बंदरबाट के लगाए आरोप। पशुपालन मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कर्ता धर्ताओं पर 3 दिनों में सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। मां बंगला मुखी के पीठाधीश्वर संत श्री कृष्णानंद जी महाराज ने ग्राम लाकोड़िया के ग्रामीणों की उपस्थिति में पशुपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नंदराज गौशाला लाकोड़िया के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। संत श्री कृष्णानंद जी ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो वे शक्तिपीठ आश्रम में आमरण अनशन पर बैठेंगे। विस्तार से बताइए। मामला यह है कि अभी हमने उसका गौशाला का सत्यापन करवाया था, तो जब सत्यापन हुआ तो गौ संवर्धन बोर्ड जो हमारा बना हुआ है उसमें हमारी ये जो गौशाला है रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड गौशाला है, तो इसका भी सत्यापन हुआ तो जब वेटनरी डिपार्टमेंट ही इसका सत्यापन करता है तो यहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने गांव के सभी लोगों की एक समिति बनाई और समिति बनाकर अलग अलग गायों को काउंटिंग किया। काउंटिंग करने में ये समझ में आया कि उसमें 530 गायें वहाँ पे उस समय प्रेजेंट में थी, जो कि अगस्त महीने में ये डाटा ये बताता है कि इनके पास में 1028 गायें थी। तो मेरा ये कहना है कि 1028 गायें थी तो 498 गायें कहाँ गई, क्योंकि बार बार इस गौशाला के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया वायरल होते हैं। ये लोग वहाँ से लोड कर और गौ माताओं को, बछड़ों को ये बाहर जो है बेच देते हैं सब लोग। तो अभी संज्ञान का मामला ये, मैंने कल ऐसा निर्णय लिया है कि अभी इसकी और भी आगे तक इसकी जांच हो और जिसमें जो दोषी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो अध्यक्ष है, जो कोषा अध्यक्ष है, वो करप्ट हैं और इनकी दशा क्या होती है ये इतिहास जानता है। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल मिलना चाहिए। अगर इनको जेल की सजा नहीं होती है तो ये गौशालाओं के गोरख धंधे पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इतनी भावी योजना लेके आए, हम जब पूरी गौ सुरक्षा वर्ष मना रहे हैं, ऐसी गौ सुरक्षा वर्ष में इन नालायक लोगों को अंदर डालना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैंने आज माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ आकर अपना ज्ञापन दिया है। मेरे साथ में जहाँ लेकुड़िया में गौशाला बनी है वहाँ के सभी लोग आए हुए हैं। कौन कौन लेकुड़िया से आए हाथ ऊपर करके बताइए। जहाँ गौशाला बनी है वहाँ के इतने लोग, वही नहीं पूरे गांव के लोग मेरे साथ में हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये लिखता है अध्यक्ष, मैं वहाँ का व्यवस्थापक और अध्यक्ष हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इसकी जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म हुआ गंगागिरी जी महाराज के माध्यम से। गंगागिरी जी महाराज को इन लोगों ने हटाया और हटा के करप्शन किया। ये भूमाफिया हैं, इनकी जानकारी शासन को लेना चाहिए और इनकी जगह मार्केट में नहीं सलाखों के पीछे इनको अपने मुकाम पर पहुंचाना चाहिए। उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ, गावो विश्व से मात्र, गाय अखिल विश्व की माँ है, स्वामी कृष्णानंद की माँ है। इसलिए स्वामी जी को दर्द हुआ, स्वामी जी ने मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन जी यादव जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप इस वर्ष को गौ सुरक्षा वर्ष की उपलब्धि मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इन आदिताइयों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मैं 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं सोशल मीडिया में। 3 दिन के बाद मेरा अनशन शक्तिपीठ पर प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मनाने आएंगे तो भी नहीं मानूंगा, सीख लेना। 3 दिन के अंदर
इन बेवकूफ़ों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो महामूर्ख हैं, महाधूर्त हैं, गौ माता को कष्ट दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी मांग के साथ बोलो गौ माता की, भारत माता की, गोरख धंधे बंद हो, गौशालाओं को मुक्त करो। खबर अमानीगंज अयोध्या से है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सपा ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में सपा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती, तो बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सपा ने फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव में रोचक मोड़ में ला दिया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पारसी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर के नतीजे से बदलेगा परसेप्शन। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से सत्ता पर भले ही कोई असर ना पड़े, लेकिन जीत हार के सियासी निस्ताहार्थ कई मायने में अहम है। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया। अब मिल्कीपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट जीती थी। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे पर असर विधानसभा से विधायकों की संख्या से अधिक 2027 के सियासी समीकरण पड़ेगा। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2022 में मिल्कीपुर और 2024 में फैजाबाद सीट गंवाने वाली बीजेपी के लिए उपचुनाव का नतीजा परसेप्शन के लिहाज से अहम है। यूपी में बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें जमाने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसे अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के जरिए तोड़ने में कामयाब रहे थे। मिल्कीपुर सीट पर पारसी वोट बैंक जिस तरह शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पारसी वोटर्स की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पारसी समाज का उम्मीदवार उतारकर पारसी समाज के वोट को एक तरफा सपा के पारसी प्रत्याशी को जाने से रोक दिया है। आपका क्या नाम है बाबा जी? श्री बाबा राम लखन। आपका जो है बेटा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जो है चुना गया है, और आज आप जो है सिद्धनाथन मंदिर पर जानकारी होने के बाद आप यहाँ आकर के प्रसाद भी चढ़ाए हैं। टिकट कंफर्म होने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम तो इन महापुरुषों बाबा की दुआ से, सिद्धनाथन बाबा का आशीर्वाद से, यहाँ के ब्रह्मणों कुल देवता के पूरे विधानसभा के क्षेत्र से हमारा धन्यवाद, बधाई हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि इनका बहुत आशीर्वाद है और जीत की मनोकामना करें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप सब देवताओं के आशीर्वाद से, चरणों से, इसी सबसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे ये बड़े साहबजादे लड़के चंद्रभानु पासवान एडवोकेट, ये हमारे लड़के हैं और हमारे 6 पुत्र हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, और सब परिवार हम 6 भाई हैं। सारा परिवार हमारा 50 आदमी का एक बाबा जी आप कितने दिन तक प्रधान रहे? आपकी हम अपने हाथ से 2 दाए रहे और बाकी जिसको चाहते थे उसको कर देते थे। ये आपकी जो है बहू जी, हमारी बहुत भी जिला पंचायत दोबारा है और काफ़ी वोटों से, जनता का आशीर्वाद से, उन्होंने आशीर्वाद देकर के हमारी जनता को निर्वाचित किया है। मैं चाहता हूँ धन्यवाद। मऊ शहर के प्राचीन तमिल उपगार मंदिर में तमिल समाज जनों द्वारा मार्गजी मासम पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 16 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन पोंगल पर्व पर हुआ, जिसके अंतर्गत तमिल उपगार संघ मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से देवी अंडाल अम्मा के द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण जी के रंगनाथ स्वरूप के भजन और उनके द्वारा लिखित पाशुम के भजनों को गाया गया। इस दौरान सभी तमिल भाषी बंधुओं ने मंदिर में पधारकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा समापन वाले दिन 14 जनवरी को पोंगल पर्व के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा दक्षिण भारतीय वेशभूषा में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मनमुग्ध कर दिया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों के एक साथ ही 1 माह से लगातार मंदिर में आकर जिन भक्तों ने भजन गाए, उनका भी सम्मान किया गया। इसके पश्चात सभी ने श्रद्धा पूर्वक भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उक्त जानकारी तमिल उपगार संघ मंदिर के अध्यक्ष संजय गणेश स्वामी द्वारा दी गई। पोंगल पर्व की आप सबको हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से और मेरी समिति तमिल आंडाल सभा की ओर से मैं आप सबका आभारी प्रकट करती हूँ। हम लोगों ने 30 5 16 दिसंबर से
और 14 जनवरी तक इस कार्य को पूरा संपूर्ण किया और प्रेम और भक्ति से किया। इसलिए आगे भी हम ऐसी सेवाएं देते जाएंगे और हमारी सब महिला मंडल बहुत जागृत है और बहुत गर्विष्ठ है, हर काम में वो आगे रहती है। अब मेरे से यही विनती है कि हमारे समाज की और भी आगे उन्नति ले जाने के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हाथों में दिया है। मैं आगे भी आप आशा करती हूँ कि एक समाज एक ही शक्तिशाली हो और आगे चलता रहे। बस इतना देकर मैं अभी अपना बल्कि सबों को शुभकामना है। मैं तमिल उपार संघ का सेक्रेटरी हूँ। आप लोग को जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर जो हमारी आंडाल सभा है वो पूरा 30 दिन सुबह 5 बजे आकर क्लास शुरू करती थी और 7 बजे तक का ये प्रोग्राम चलता था। और जितना इस मंदिर में जो कार्य करते हैं वो आडालम्मा के सिवा इतना उत्साह से बनाया जाता है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आंडाल सभा वैसा खुश रहे। मैं पूजा जयराज स्वामी आप सभी को यहाँ पधारे हुए जितने भी श्रद्धालु हैं सबको पोंगल पर्व के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह जो कार्यक्रम 30 दिन का चला है उसमें इतना रस बरसा है कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरे अनुभव है, मन एकदम उत्साह से भर गया है। मैं चाहती हूँ कि ये दौर जो है ना कभी समाप्ति ना हो, ये भजन का दौर हमेशा चलता रहे और ये मंदिर अपनी नई नई ऊंचाइयों को छुए। तमिल उपकार संघ मंदिर अपनी एक नई पहचान बना रहा है और उसमें वो बहुत ऊंचे कदम बढ़ा रहा है। बस ये धन्यवाद देती हूँ मैं इन सभी समिति के सदस्यों को जो इसको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। धन्यवाद। पोंगल का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस विषय पे यहाँ मंदिर में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, कृपया आप जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं तमिल उपकार संघ मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी कार्य समिति की ओर से आप सभी को पोंगल के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका शुभाशीष आप पर चहुं ओर से बरसे। हम तमिल उपकार संघ मंदिर 1948 से पोंगल पर्व का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों के समय से लगभग 79 ईयर से ये त्यौहार यहाँ तमिल उपकार संघ मंदिर यादव मोहल्ला में मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग पीढ़ी के लोग एकत्रित होकर संपूर्ण तमिल समाज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर पोंगल पर्व को तमिल उपकार संघ मंदिर के प्रांगण में ही पूरे 79 ईयर से मनाता आया है। एक बार पुनः मैं आप सभी सुनने वालों को तमिल उपकार संघ मंदिर की पूरी कार्य समिति की ओर से पोंगल के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रेसित करता हूँ। नमस्कार। आपका नाम और परिचय? मैं संजय पिता गणेश स्वामी, अध्यक्ष तमिल उपकार संघ मंदिर महू। सभी तमिल समाज के लोगों को बहुत बहुत पोंगल की शुभकामनाएं। पोंगल पर्व हमारे समाज में तमिलनाडु की कल्चर की रखने के हिसाब से मनाया जा रहा है। 1948 से ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक और धार्मिक सभी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, जिसमें नृत्य, गीत और डांस सम्मिलित होता है तथा पोंगल पर्व हमारे वहाँ पूजा पाठ सूर्य पोंगल की पूजा के साथ मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों का सहयोग रहता है, बच्चों के लिए बड़ा उत्साह रहता है तथा मैं इस कार्यक्रम पर सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदा सुखी रहें, कुशल रहें और दीर्घायु रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मानव, पशु, पक्षी, जल जीव एवं पर्यावरण के लिए कई सारी योजनाओं पर कार्य किए जाते हैं। इन पर कार्य करने के लिए 12 अमूर योजना नाम दिया गया है, जिसमें मानव सेहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल रिसाइक्लिंग और सौर ऊर्जा जैसी कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। फिरोज अली बकरी ने बताया कि दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के फरमान के अनुसार पूरे विश्व में 12 उमर लागू हुआ है, जिसके तहत आज नूरानी नगर इंदौर में बुरानी फाउंडेशन द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें अमीर शेख फजले हुसैन एवं शेख हुजैफा भाई इंदौर वाले ने 150 बर्ड फीडर वितरित किए एवं पर्यावरण के लिए कई संदेश दिए। साथ ही बर्ड फीडर का हमेशा और समय पर दाना पानी का ध्यान रखने की ताकीद की गई है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुस्तफा हुसैन भाई, शाकिर मुल्ला, ताहिर भाई एवं फिरोज अली फकरी द्वारा किया गया।
अकामला रोड से लेकर उमर शरीफ दराज हो। और उमूर सेहत बुरानी फाउंडेशन के अंदर उमूर सेहत 12 उमूर का जो 12वां उमूर है उमूर सेहत उनके मातहत इनिशिएटिव लिया गया है सेव स्पैरो। और नूरानी नगर मस्जिद में सेव स्पैरो कैंपिंग चलाया जा रहा है। उसमें ये बर्ड फीडर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सैयदना साहब का एम है कि 5300 पूरे इंदौर में 5300 बर्ड फीडर डिस्ट्रीब्यूट हो। उसमें आज नूरानी नगर में 20 से 25 बर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थैंक यू। मुक़द्दस सैफुद्दीन के फरमान के मुताबिक जो 12 उमूर जो 12 कमेटी काम करती है नूरानी नगर में, उसके अंतर्गत सेहत उमूर के अंतर्गत ये बर्ड फीडर आज वितरित किए गए, जिसका उद्देश्य नेचर को बचाना है और मोबाइल से डिस्कनेक्ट होकर नेचर से कनेक्ट होना मेन उद्देश्य है इसका। थैंक यू। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन गैस सिलेंडर लेने जा रहे बीए द्वितीय वर्ष के छात्र की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई, मगर पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि चाइने की डोर से छात्र की मौत नहीं हुई है, नॉर्मल धागे से युवक की मौत हुई है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के फूटी कोटी ब्रिज के नीचे की है, जहां द्वितीय वर्ष का छात्र हिमांशु सोलंकी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अपने मित्र विनोद के साथ बाइक पर गैस सिलेंडर लेने जा रहा था। उस दौरान चाइनीज धागे से हिमांशु का गला कट गया, जिससे बाइक पर बैठे दोस्त द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर हिमांशु की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस द्वारा लगातार चाइनीज मांझे को लेकर कार्यवाही की जा रही है। उसके बावजूद 20 वर्षीय हिमांशु की चाइनीज मांझे से गला काटने से मौत हो गई है, मगर पुलिस प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से गला कटने से इनकार कर रही है। लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि चाइनीज मांझे से हिमांशु का गला कटा है, जिसके कारण हिमांशु की मौत हो गई है। हम यहाँ पर रूम से रहते थे और मैं दोस्त के रूम से हम टंकी लेने जा रहे थे, दोस्त के चंदन नगर। तो पोटी कोटी रोड से हम जा रहे थे और उतार में ही मांझे से उसका गला कट गया और मुझे भी यहाँ पर चोट लगी है। कहाँ का मामला है ये? कहाँ रहते हो आप? मैं राजपुर से हूँ, राजपुर से। हाँ, और वो मनावर का है। हम 2 दोस्त साथ में रूम से रहते थे और बस फिर हम टंकी लेने ही जा रहे थे और रास्ते में फिर मांझे से उसका गला कट गया। और देन फिर हम फिर जस्ट उधर से एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस में बिठाया उसे, फिर MVP हॉस्पिटल मैंने भर्ती किया उसे और फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया उसे। क्या नाम है मृतक का? हिमांशु सोलंकी। क्या करते थे? वो BA चल रहा था उसका, BA सेकेंड। हाँ, छात्र थे। हम दोनों कॉलेज कर रहे हैं यहाँ से, इंदौर से। यहाँ पर रूम से कहाँ पर रहते थे? अन्नपूर्णा रोड, अन्नपूर्णा पे। हाँ, क्यूंस कैफ़े के पास। ये ब्रिज के ऊपर ही हुआ हादसा? हाँ, पूटी कोटी बीच के ऊपर हुआ, नीचे जा रहे थे हम उतरते टाइम। क्या आपका नाम बता? विनोद सावरिया। सर, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक चाइनीज मांझे से एक युवक छात्र की गला कटने से मौत हो गई। ये कल एक दुखद घटना हुई है। कल खिचड़ी के पर्व के अवसर पर पतंगबाजी के क्रम में हिमांशु नामक 20 वर्षीय नौयुवक की जो बाइक से उधर से गुजर रहा था फूटी कोठी इलाके से, उसकी डेथ हुई है। अभी ये जो प्रथम दृष्टया जांच में तथ्य सामने आए हैं कि नॉर्मल मांझे से ये घटना हुई है। नॉर्मल से हुई या चाइनीज़ से हुई, इट डजेंट मैटर। जो भी लोग ऐसे मांझे बेचते हैं उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा।